हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम ट्रायंगल से पार्ट 3 करेंगे। तो इसमें पहले हम त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इसमें पहला आता है सर्वांग समता। अब देखो, जैसे कि इसके नाम ही से पता लग रहा है, सर्व का मतलब होगा सभी और सम का मतलब होगा समान। तो देखो, किसी भी त्रिभुज में सभी क्या चीज़ होते हैं? त्रिभुज में एक तो कोण होते हैं और एक भुजाएं होती हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिन त्रिभुजों के सभी कोण तथा सभी भुजाएं बराबर हों उनको मैं सर्वांग सम कह सकता हूँ। अब देखो, इसमें एक वर्ड आता है रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव या हिंदी में इसको बोला जाता है संगत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं इसके कंप्लीट डेफिनेशन की बात करूं तो ऐसे त्रिभुज जिनके सभी संगत कोण तथा सभी संगत भुजाएं समान होती है उनको हम सर्वांग सम त्रिभुज कह सकते हैं। अब देखो, संगत कोण और संगत भुजाएं क्या हो सकती हैं? जैसे अगर मैं कोण ए की बात करूं, ये जो कोण है इसके संगत कोण की बात करूं तो इस त्रिभुज में ये वाला इसका संगत कोण हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका संगत कोण ये वाला हो जाएगा और इसका संगत कोण ये वाला हो जाएगा। और अगर मैं भुजाओं की बात करूं तो इसकी संगत भुजा ये वाली हो जाएगी, इसकी संगत भुजा ये वाली और इसकी संगत भुजा ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे? जब इनके संगत कोण यानी जो कोण ए है वो बराबर होगा कोण डी के, जो कोण बी है वो बराबर होगा कोण ए के, और जो कोण सी है वो बराबर होगा कोण एफ के। और जो भुजाएं हैं यानी जो भुजा ए बी है, ये वाली जो भुजा है वो बराबर होगी डी ई के, जो दूसरी भुजा बी सी है वो बराबर होगी ई एफ के, और लास्ट में जो भुजा ए सी है वो बराबर हो जाएगी डी एफ के। तो तब मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों जो त्रिभुज होंगे ये सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। अब देखो, सर्वांग सम त्रिभुज की कुछ मिनिमम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी किसी भी दो त्रिभुज को मैं मिनिमम प्रॉपर्टी के द्वारा कब सर्वांग सम कह सकता हूँ। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो आती है एस एस एस, या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है साइड साइड साइड, और हिंदी में बोला जाता है इसको भुजा भुजा भुजा। ठीक है, तो इनका क्या मतलब होता है? देखो, किसी भी दो त्रिभुज में अगर संगत भुजा जो तीनों संगत भुजाएं हैं वो अगर बराबर हो जाएं तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। जैसे ये वाले त्रिभुज की अगर मैं बात करूँ, ये वाले और ये वाले त्रिभुज की, तो जो अगर भुजा ए बी इसके संगत कौन सी भुजा है? भुजा डी है, ये दोनों बराबर हो जाएं, और जो ए सी है वो बराबर हो जाए डी एफ के, और जो भुजा बी सी है वो बराबर हो जाए ई एफ के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो त्रिभुज है ये सर्वांग सम है। बस साइड के आधार पर, मुझे इनके कोण नहीं पता हैं, बस मैंने साइड के आधार पर ये कह दिया कि ये तीनों संगत भुजाएं अगर बराबर हैं तो मैं ये कह सकता हूँ ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इसी प्रकार से इसकी दूसरी मिनिमम प्रॉपर्टी क्या आती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि मुझे जो ट्रायंगल है वो दिख नहीं रहे हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी आएगी, देखो इसमें 3 एस थे, अब एस 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एस ए एस। तो ये हो जाएगा साइड एंगल साइड, मतलब क्या है? भुजा कोण भुजा। तो ऐसे दो त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं तथा एक कोण, उनके बीच का जो कोण है वो समान हो तो तब भी मैं इनको सर्वांग सम कह सकता हूँ। जैसे देखो, यहाँ पे पहले मैंने लिखा एस, तो अगर मैं पहली भुजा ये वाली लेता हूँ और दूसरी भुजा ये वाली लेता हूँ, दो भुजाएं अगर मैं ये लेता हूँ तो देखो ए इसमें बीच में है, मतलब जो एंगल होगा वो भी इसका बीच का होगा। तो दो भुजाएं अगर मैंने ये वाली ले ली तो इनका कोण ये वाला आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैंने दो भुजाएं ये वाली ले ली, पहली भुजा ये ले ली और दूसरी भुजा ये ले ली, तो क्योंकि एंगल बीच में आ रहा है तो इन दोनों के बीच में ये वाला कोण आ रहा है, यानी ये वाला एंगल होगा। और लास्ट में अगर मैंने ये दोनों भुजाएं अगर ली तो इनके बीच में कौन सा कोण है? ये वाला कोण है, तो ये वाला कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो देखो, इसमें एस ए एस, इसका मतलब पहली साइड अगर मैं ये वाली लेता हूँ, पहली साइड ये दूसरी साइड ये, तो कोण मुझे ये वाला लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? जो भुजा ए बी होगी वो बराबर होनी चाहिए, इसकी संगत भुजा इसमें कौन सी है? भुजा डी ई है, तो यहाँ पे बराबर होनी चाहिए डी ई की। और दूसरी भुजा मैंने बी सी ली, तो जो बी सी है वो बराबर होनी चाहिए ई एफ की। तो जो कोण ए, मतलब जो कोण ये वाला है, इन दोनों के बीच में ये वाला जो कोण है, तो इनके बीच में भी कौन सा कोण है? ये वाला, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। कोण बी बराबर है कोण ई के। अगर ये तीनों कंडीशन भी हमें किसी दो ट्रायंगल में दी जाती हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ठीक, और इसकी तीसरी प्रॉपर्टी आती है ए एस ए।
तो देखो यहाँ पे 3 एस थे, यहाँ पे 2 एस हो गए और यहाँ पर केवल एक ही एस रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण। तो अगर मैं कोई से भी 2 कोण लेता हूँ, अगर ये कोण, एक कोण मैंने ये वाला ले लिया और एक कोण मैंने ये वाला ले लिया, तो कोण कोण और इनके बीच में है भुजा, तो कोण ये, दूसरा कोण ये, तो इनके बीच में कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है, तो भुजा मुझे ये वाली लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार से अगर मैं ये दोनों कोण लेता हूँ तो भुजा ये वाली लेनी पड़ेगी, और अगर ये दोनों कोण लेता हूँ तो भुजा ये वाली लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं ये दोनों लेता हूँ, एक तो ये और एक ये दोनों कोण, तो भुजा मुझे ये वाली लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि अगर जो कोण ए है इसका संगत कोण है डी, कोण डी, ये अगर बराबर हैं कोण, ये सी वाला है ना, सी अगर बराबर है कोण एफ के, कोण एफ, और जो भुजा है वो ए सी अगर बराबर है डी एफ के, तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। ठीक, तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो एस एस एस, एक एस ए एस और एक ए एस ए। अब ध्यान रखने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि पहले में आएंगे 3 एस, दूसरे में आएंगे 2 एस और तीसरे में आएगा 1 एस। ठीक है, अब देखो अगर मैंने ये दोनों ट्रायंगल को इन तीनों प्रॉपर्टी के द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि ये जो त्रिभुज हैं वो सर्वांग सम होंगे, तो उनमें क्या क्या चीज़ें बराबर होंगी वो चीज़ भी एक बार देख लीजिए। पहली चीज़ ये है कि उनके जो क्षेत्रफल हैं, क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, यानी क्षेत्रफल होगा ए बी सी बराबर होगा दूसरे का जो क्षेत्रफल यानी डी ई एफ। तो किसी भी त्रिभुज को अगर हमने सर्वांग सम प्रूव कर दिया तो पहली चीज़ ये होगी कि उन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। दूसरी चीज़ ये होगी कि उनके जो परिमाप होते हैं, परिमाप भी बराबर होंगे। तीसरी चीज़ ये होगी कि उनके जो अंतःवृत्त हैं, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो भी बराबर होगी, और जो बाह्य वृत्त की त्रिज्या है वो भी बराबर होगी, बाह्य वृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो ये 4 चीज़ें किसी भी त्रिभुज में बराबर होंगी अगर वो सर्वांग सम हैं। पहली चीज़ क्या, उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, उनके परिमाप भी बराबर होंगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या भी बराबर होगी और बाह्य वृत्त की त्रिज्या भी बराबर होगी। अब देखो इसमें एक चीज़ मैंने छोड़ दी कि जैसे त्रिभुज, 2 त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनको डिनोट कैसे करते हैं। जैसे अगर जो त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, वो अगर सर्वांग सम है तो ये साइन है सर्वांग सम का, नीचे बराबर और ऊपर समरूप का साइन। ठीक है, ये जो साइन होता है ये समरूप का साइन होता है। तो ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। तो इनको डिनोट करने का तरीका भी आपको आना चाहिए कि इस प्रकार से इसको डिनोट किया जा सकता है। देखो ए का संगत कोण कौन सा है, डी वाला है, तो जहाँ पे ए है इसके यहाँ पे डी यहाँ पे होना चाहिए। जैसे पहले नंबर पे ए है तो यहाँ पे भी इसका संगत कोण पहले नंबर पे ही होना चाहिए। इसी प्रकार से जहाँ पे बी है वहाँ पे ई और जहाँ पे सी है वहाँ पे एफ, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इन्हीं के द्वारा मैं इनको ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे क्वेश्चन में केवल ये चीज़ दी जाती है तो मैं बिना फिगर ड्रॉ करे ये कह सकता हूँ कि जो कोण ए है वो बराबर होगा कोण डी के, क्योंकि ये पहले नंबर पे है तो ये भी पहले नंबर पे है। जो दूसरे नंबर का होगा वो भी यहाँ पे दूसरे नंबर है, यानी जो कोण बी है वो बराबर होगा कोण ई के, और जो कोण सी है वो बराबर होगा कोण एफ के। और यहीं पे जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए बी डी ई, बी सी ई एफ और लास्ट में ए सी और डी एफ। ठीक, तो इसके द्वारा बिना फिगर को ड्रॉ करे मैं डायरेक्ट इनको निकाल सकता हूँ। तो देखो सर्वांग सम त्रिभुजों की तो मैंने बात कर ली, अब हम बात करते हैं समरूप त्रिभुजों की। ठीक है, अब देखो जैसे कि इसके भी नाम ही से पता लग रहा है, सम का मतलब होगा समान और रूप का मतलब होगा रूप, यानी जिनका रूप समान हो। अब देखो समान दिखना अलग चीज़ होती है और समान होना अलग चीज़ होती है। जैसे मैंने 2 गोले ले लिए, एक मैंने छोटा गोला ले लिया और एक मैंने बड़ा गोला ले लिया, या मैंने 2 बॉल ले ली, एक मैंने छोटी बॉल ले ली, एक मैंने बड़ी बॉल ले ली। तो देखो ये दोनों दिखते अगर एक जैसे हैं, दिखते एक जैसे हैं, पर इनका जो आकार है वो बराबर नहीं है। उस कंडीशन में मैं ये कह सकता हूँ कि वो समरूप होंगे। अगर एक जैसे दिखते हैं तो समरूप, और एक जैसे दिखने के साथ साथ होते भी बराबर हैं भी दोनों बराबर, तो तब वो सर्वांग सम होंगे। जैसे अगर मैं ये ट्रायंगल से समझूँ तो अगर मैं ये वाले त्रिभुज को पूरा उठाकर यहाँ पर रख दूँ, तो अगर ये दोनों हर कंडीशन में, दोनों त्रिभुज हर कंडीशन में लंबाई में भी बराबर हैं, चौड़ाई में भी बराबर हैं और ऊंचाई में भी बराबर हैं, तो तब तो वो सर्वांग सम होंगे। बट लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बराबर नहीं है तो तब उसको मैं समरूप कह सकता हूँ। बट उसकी भी एक कंडीशन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर ये जो त्रिभुज है इसको 1 2 3 अगर लेता हूँ और इसको अगर मैं 2 4 6 लेता हूँ,
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो समरूप त्रिभुज होंगे उनके जो अनुपात होंगे, उनके भुजाओं के जो अनुपात होंगे उनको मैं गुणा करके या भाग करके अगर बराबर कर सकूं तो वो समरूप त्रिभुज होंगे। जैसे इनका अनुपात अगर मैं निकालूँ तो ये अनुपात है 1:2:3 और इसका अनुपात है 2:4:6। तो अगर मैं ये जो अनुपात है इसको 2 से गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे होगा 6। तो देखो मैंने क्या कर दिया, दोनों को आप बराबर कर दिया। तो अगर दोनों बराबर हो रहे हैं, गुणा करके किसी भी नंबर से गुणा करो, ज़रूरी नहीं है कि 2 से गुणा करना है, कोई से भी नंबर से हम गुणा कर सकते हैं। या भाग अगर मैं करूँ तो दोनों अगर बराबर आते हैं तो उसको मैं समरूप कह सकता हूँ। या अगर मैं इसी त्रिभुज की बात करूँ, अगर मैं इसको 2 से भाग करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो अब देखो दोनों कंडीशन में क्या होगी, दोनों बराबर होगी। तो दूसरी परिभाषा में इसकी ये दे सकता हूँ कि कोई भी दो फिगर हैं उनके अनुपात को अगर मैं गुणा करके या भाग करके बराबर कर सकूँ तो वो समरूप कहलाएंगे। ठीक है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जैसे अगर मैं यहाँ पे इनको प्रूव कर दिया मैंने कि जो ट्रायंगल ABC है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, तो डिनोट करने का तरीका क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर का ये वाला साइन होता है, सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के। और अगर नीचे में इस प्रकार से बराबर का साइन लगाता हूँ तो उस कंडीशन में वो सर्वांग सम होंगे। बट अगर मैं यहाँ पर बराबर को छोड़ के केवल इस प्रकार का साइन लगाता हूँ, इसका मतलब वो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। अब देखो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है समरूप होने की, तो इसमें पहली चीज़ आएगी SSS, यानी जैसे उसमें हमने लिखा था SSS यानी भुजा भुजा और भुजा। तो कौन कौन सी भुजा, अगर ये वाली जो, क्योंकि मैंने यहाँ पे अनुपात की इसकी बात करी ना, तो यहाँ पे भी अनुपात की ही बात होगी। तो जो AB है और उसके संगत AB के संगत कौन सी भुजा है, DE, तो DE इनका जो अनुपात है वो अगर बराबर होता है AC और इसके संगत DF इसके बराबर होता है, और ये जो बराबर होता है वो BC और EF, ये तीनों अनुपात अगर बराबर होते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो त्रिभुज होंगे वो समरूप त्रिभुज होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने इनकी बात करी 1 2 3, तो ये इसके बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ पे होना चाहिए 1, जो AB है वो 1 है, यहाँ पे D कितना है, बटे में 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। बराबर किसके होना चाहिए, जो AC है, AC यहाँ पे 2 है और DF क्या है, 4 है, तो ये बराबर हो गया। बराबर में यहाँ पे BC क्या है, 3 है और EF क्या है, 6 है। तो ये तीनों अगर बराबर होते हैं, देखो ये बराबर आ रहे हैं, अगर मैं इसको 2 से काट दूँ यहाँ पे होगा 2, 3 से काट दूँ यहाँ पे होगा 3, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये समरूप हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या होगी कि अगर उनके कोण बराबर होते हैं, यानी मैं ये कह सकता हूँ ए, या केवल 2 कोण लो या तीनों कोण लो, क्योंकि अगर 2 कोण किसी भी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो ऑब्वियसली बात वो भी बराबर होगा। तो अगर जो कोण है ए लो या ए लो, तीनों कोण भी अगर बराबर होते हैं, देखो इसमें कोणों का अनुपात नहीं लिया जाएगा बल्कि कोण लिए जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये होगी कि तीनों के कोण अगर बराबर हैं, जैसे अगर यहाँ पे A का संगत कोण कौन सा है, कोण D है, ये अगर बराबर होते हैं, जो कोण B है, कोण B का संगत कोण कोण E और कोण C का संगत कोण कोण F, ये अगर तीनों बराबर हैं या इनमें से कोई से भी 2 बराबर हैं, कोई से भी 2 बराबर हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ वो क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक, और तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि SAS यानी साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे तो 2 साइड हो गई और 1 एंगल हो गया। तो साइड कौन कौन से, क्योंकि एंगल बीच में है, तो अगर मैं ये दोनों साइड लेता हूँ तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, अगर मैं ये दोनों साइड लेता हूँ तो एंगल भी ये वाला लेना पड़ेगा, और अगर मैं ये दोनों साइड लेता हूँ तो एंगल कौन सा, इनके बीच का, यानी ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। तो अगर मैं कोई से भी अगर इन दोनों साइड की बात करूँ तो इसमें जो, क्योंकि यहाँ पे जो भुजा होगी वो तो अनुपात में होगी। ठीक है, तो भुजा कौन कौन सी है, AB, और इसके संगत भुजा कौन सी है, D, तो इनका अनुपात मतलब बटे लेना होगा, तो यहाँ पे होगा D बराबर, दूसरी भुजा कौन सी ली मैंने, BC, और बटे में कौन सी होगी, EF, तो ये ले लिया। और साथ में कोण कौन से बराबर होंगे, कि जो कोण B होगा वो बराबर होगा कोण E के। तो अगर ये मिनिमम रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, यानी इनकी 2 भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होता है और उनके बीच का कोण अगर बराबर होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो त्रिभुज होंगे वो समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और जो कोण हैं, जो संगत कोण हैं वो बराबर होने चाहिए बस।
ठीक है। तो किसी भी दो ट्रायंगल में ये तीनों चीज़ें अगर हमने प्रूव कर दी तो उसका मतलब वो समरूप त्रिभुज होगा। अब देखो त्रिभुज समरूप हो गया तो उसमें क्या क्या चीज़ें बराबर होंगी, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उनके जो भुजाओं का अनुपात है, यानी जो ए बी भुजा है उसकी संगत कौन सी भुजा है, डी, बराबर जो भुजा ए सी है उसके संगत भुजा कौन सी है, डी एफ, जो भुजा बी सी है उसकी संगत भुजा कौन सी है, ई एफ। तो इन भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो उनका जो परिमाप होगा, परिमाप का जो अनुपात होगा वो भी बराबर होगा। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, उनकी अंतः त्रिज्या भी बराबर होगी, बाह्य त्रिज्या भी बराबर होगी। तो लास्ट में जो इनका क्षेत्रफल होगा, यानी त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ, इनके क्षेत्रफलों का डी ई एफ, इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो इनके अंडर रूट के बराबर होगा। या अगर मैं इन सबको मैं n अपॉन एन मानता हूँ, n अपॉन एम, ठीक है, इन सब की वैल्यू n अपॉन एन के बराबर होगी, तो इनके क्षेत्रफल जो होंगे, यानी क्षेत्रफल ऑफ ए बी सी अपॉन क्षेत्रफल ऑफ डी एफ, ये बराबर होगा n अपॉन एम के स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ से मैं रूट हटाऊंगा तो इनके स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको इनमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, दी गए त्रिभुज ए बी सी में डी ई पैरेलल है बी सी के। देखो ये वाली जो भुजा है ये पैरेलल है इसके, तो ये दोनों भुजाएं पैरेलल हैं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। अब देखो ये बराबर क्यों होते हैं, वो एंगल वाली वीडियो में आपको मैं ढंग से बता चुका हूँ कि ये बराबर क्यों होते हैं। तो देखो दो एंगल यहाँ पे बराबर होगी, तो ए की प्रॉपर्टी से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो त्रिभुज होगा, जो त्रिभुज ए डी ई होगा, एक त्रिभुज तो ये वाला बन रहा है और एक त्रिभुज ये बड़ा वाला बन रहा है, ये समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, ए बी सी के। तो अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूं, एक त्रिभुज है ए डी ई और एक त्रिभुज है ए बी सी, इन दोनों को अलग अलग कर दूं तो इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी कि जो ए डी है इसके संगत भुजा कौन सी है, ए बी वाली, ठीक है, बराबर होगी जो ए और यहाँ पे ई है ना, ए ई, इसकी संगत भुजा कौन सी है, ए सी, बराबर होगी डी ई और इसके संगत भुजा कौन सी है, बी सी। तो ये तीनों आपस में बराबर होंगी। अब देखो इसमें मुझे निकालना क्या है, देखो मुझे ए डी यहाँ पे दिया है 3.6, तो यहाँ पे होगा 3.6, ए बी मुझे दिया है 10, तो ये 10 हो जाएगा, ए ई मुझे दिया है ए और ई ये वाला, यानी ये दिया है मुझे 4.5 और मुझे निकालना है ई सी, यानी ये वाला पोर्शन मुझे निकालना है। तो अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ए ई कितना है हमारे पास, ये है 4.5। तो अगर मैं पूरा पोर्शन निकालूं तो ए सी कितना है, टोटल ए सी है हमारे पास, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4.5 ये वाला हो जाएगा प्लस x ये वाला हो जाएगा। तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पे वैल्यू रख दो, ए डी की वैल्यू है मेरे पास 3.6 बटे में ए बी की वैल्यू भी मेरे पास है, ए बी कितना है, ए और बी 10 है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, बराबर ए ई है मेरे पास, ए ई है 4.5 और ए सी है मेरे पास, ए सी 4.5 प्लस x, बाकी ये वाली नहीं है तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी से हमारा काम हो जाएगा। तो बस यहाँ पे देखो अगर मैं इसको दशमलव हटाता हूँ तो यहाँ से भी दशमलव हट जाएगा, तो ये 36 हो गया, ये 45 हो गया, तो मैं 9 से काटूंगा, 9 चौको 36, 9 पंजे 45। अब इसका गुणा यहाँ कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 5 चौको 20 और 4 चौको 16 और 1 17 18, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 4x बराबर होगा 50 के। तो 4x बराबर इसमें से ये माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 32, तो x की वैल्यू आ रही है यहाँ से 8, ठीक है, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट इसको डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है। डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जब भी इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया जाएगा और ये दोनों लाइन अगर पैरेलल होंगी तो इसमें हमें क्या करना है, देखो ए डी मुझे दिया है 3.6 है, ए बी मुझे दिया है पूरा 10 है, ठीक है, ए ई मुझे दिया है 4.5 है, ये मुझे निकालना है। अगर मैं इसको x मानता हूँ तो तब मैं क्या करूँगा, देखो अगर मैं ए डी ये वाली भुजा और बी डी, बी और डी ये वाली भुजा का अनुपात लूँ तो ये बराबर हो जाएगा ए ई और बटे में ई सी के, ठीक है। इसके द्वारा मैं इसको डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। देखो ए डी मुझे दिया है 3.6 है,
बी डी देखो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, टोटल तो 10 है और 3.6 यहाँ से यहाँ तक 3.6 है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये वाला निकल आएगा। तो 10 में से ये माइनस करेंगे तो ये होगा लगभग 6.4 आएगा ये, ठीक है। बराबर ए ई कितना है 4.5 है और बटे में एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो अब देखो यहाँ पे भी अगर मैं इसको काटता हूँ तो 9 से काटूंगा, यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे होगा 5, फिर दशमलव से ये वाला हट जाएगा तो यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब मैं 4 से इसको काटूंगा तो 4 एकम 4 और 6 चौको 24, तो ये 16 हो गया। तो x बराबर कितना आ रहा है, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो 16 पंजे 80 और एक दशमलव है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आ रहा है 8 हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमें इनको सॉल्व करना है। अब देखो ठीक इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी होगा। इसमें दिया है डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के, और इसमें ए डी की वैल्यू मुझे दी है, ए डी है 2.4, ठीक है। ए ई है, ए ई इसमें दिया है 3.2, ई सी हमें दिया है, ई सी है 4.8 और ए बी मुझे निकालना है, ये पूरा निकालना है। तो अगर मैं केवल इसको x मानता हूँ तो पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 2.4, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो पहले मैं अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ, यानी अगर मैं 2.4 अपॉन इसका अनुपात बराबर 3.2, ये वाली भुजा का अनुपात और ये वाली भुजा का अनुपात, तो इनको मैं बराबर कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको 8 से काटूँ तो 8 चौको 32 और 8 तिया 24, फिर मैं यहाँ से दशमलव हटाऊँगा तो यहाँ से भी दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3/x बराबर यहाँ पे होगा 4/4.8। अब 4 से काटूंगा तो 1 होगा, 2 होगा, 12 का गुणा यहाँ कर दो तो x बराबर कितना होगा 12 तिया 36, तो 3.6 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आंसर नहीं, x की वैल्यू हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पे 3.6 में रख दूंगा तो 6 और 4 10 की 0 और 3 और 2 5 और 1 6, यानी 6 सेंटीमीटर, यानी बी वाला हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन भी होगा। तो इसमें भी क्या हमें दिया है, डी ई पैरेलल है बी सी के, तो मुझे ए ई इसमें निकालना है, ए और ई मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसको मैं x मानता हूँ तो बाकी और वैल्यू मुझे दी है। देखो ए डी है 4, बी डी है 7 और ए सी है ए और सी, यानी पूरी ये भुजा है 6.6। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, इनका अनुपात निकाल दो तो ये होगा 4/7 बराबर x बटे पूरा है 6.6। तो अगर मुझे केवल इसका चाहिए तो यहाँ पे होगा 6.6 माइनस x। अब देखो इससे अच्छा है कि इसको दूसरे मेथड से हमको सॉल्व करेंगे, क्योंकि x यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो कैसे करेंगे, अगर मैं इनका अनुपात लेता हूँ, ए डी ये है 4 और पूरी भुजा कौन सी है, इसकी संगत भुजा है ए बी, तो ये टोटल हो जाएगा ए बी ये 7 है, ये 4 है, तो 7 और 4 11 बराबर ये है x और ये है 6.6। तो यहाँ से इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो x बराबर होगा, इसका गुणा यहाँ कर दो तो ये होगा 4/11 गुणा 6.6, तो 11 छके 66 और 6 चको 24, यानी 2.4 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी बी वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया है डी ई पैरेलल है बी सी के, तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल हैं, और ए डी जो ए डी है ये 3 है और बी डी है 5, तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे ए सी ए और सी यानी पूरी ये वाली भुजा मुझे दी है 5.6 और ए ई की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो यहाँ से भी मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, इनका कंपैरिजन कर दो तो ए डी होगा 3 बटे पूरी ए और बी, पूरी भुजा ले लो तो 5 और 3 8 बराबर यहाँ पे होगा x बटे 5.6। तो x की वैल्यू चाहिए तो 3 बटे 8 गुणा 5.6, तो 8 7 56 यानी 0.7 हो जाएगा, तो 7 21 तो 2.1 सेंटीमीटर, यानी डी वाला हमारा आंसर। इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया है डी ई पैरेलल है बी सी के, ये दोनों पैरेलल हैं। आगे मुझे दिया है ए डी बराबर x, बी डी बराबर x - 2 और ए ई ये है x + 2 और साथ में ई सी मुझे दिया है x - 1। तो इसमें भी क्योंकि सब अलग अलग दिए हैं यानी मैं अलग अलग अनुपात निकाल सकता हूँ। तो ए डी x अपॉन बी डी यानी x - 2 बराबर होगा x + 2 बटे में x - 1। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे होगा x × x - 1 बराबर x - 2 इंटू हो जाएगा x + 2। तो यहाँ पे a² - b² लगा दो तो x² - 4 हो जाएगा और यहाँ पे x² - x, तो x² से x² कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो x बराबर आ रहा है 4, यानी बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि दी गई आकृति में देखो ये भी सेम टू सेम ये होगा। ए डी इसमें हमें दिया है 4 सेंटीमीटर है,
बी डी मुझे दिया है x-4 है, ए ई मुझे दिया है 8 सेंटीमीटर है, ई सी है इसमें 3x-19। तो ये सब अलग अलग दिए हैं, तो इनका अलग अलग अनुपात निकाल दो। तो यहाँ पे होगा 4/x-4 बराबर होगा 8/3x-19। तो इनका गुणा करेंगे तो 3 चौको 12, x-19 चौको 76 बराबर होगा 8x-8 चौको 32 हो जाएगा। तो इसमें से ये माइनस कर दो तो 4x बराबर होगा 76-32। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 4, तो x बराबर 11 आएगा, यानी डी वाला हमारा आंसर। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें भी सेम टू सेम हमें वही करना है। ए बी मुझे दिया है, पूरी वैल्यू दी है 7.2, साथ में ए सी मुझे दिया है 6.4, ए डी मुझे दिया है 4.5 और ए ई मुझे निकालना है। ए ई यानी ये वाली वैल्यू मुझे निकालनी है। तो इसमें क्या कर दो, इनका अनुपात ले लो, ये वाली भुजा और पूरी वाली भुजा। तो यहाँ पे होगा 4.5/7.2 बराबर x/6.4। तो x की वैल्यू के लिए इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसमें से ये कैंसिल। ठीक, तो अगर मैं इसको 8 से काटता हूँ तो 8 9 72 और 8 8 64, तो यहाँ पे होगा 0.8, यहाँ पे होगा 0.9। फिर 9 से इसको काट दो, दशमलव भी हट जाएगा और 9 से भी काट दो, तो यहाँ पे होगा 5। तो 8 पंजे 40 यानी 4.0। इसका मतलब सी वाला हमारा आंसर। अब देखो इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।